नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। आज से कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, एक कार्यक्रम बनाया था, जिसमें कि लगभग सभी दोषों के विषय में बताया था। नज़र दोष, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, ब्रह्म बाधा, पितृ दोष, ये सब क्या होते हैं और इनसे बचने के उपाय क्या हैं? खैर वो एक अलग विषय है कि जब घर में बने तो उसके लक्षण क्या हैं? उस वीडियो में हमने लक्षण के विषय में बात किया था कि क्या-क्या घर में लक्षण दिखाई देते हैं और साथ ही साथ क्या उससे हमें दिक्कतें मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं, एक अंकशास्त्र का यह न्यूमरोलॉजी का सूत्र है, इसी के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हमारे घर में कौन-सी बाधा बनी है। जैसे मान लीजिए यदि आप ब्राह्मण हो, आप कर्मकांड कराते हो, कोई आपके पास आया या आपको स्वयं जानना हो कि आपको जो इतनी दिक्कतें मिल रही हैं, जो इतनी परेशानियाँ मिल रही हैं, वो किसके कारण? क्या उसमें कोई जो है देव बाधा है? क्या उसमें कोई पितृ बाधा है? कि भूत बाधा? कि ग्रह बाधा है? तो एक छोटा-सा सूत्र है, उसी के अनुसार आज हम जो है इस बाधाओं के विषय में जान पाएँगे। तो दर्शकों, जैसा कि देखिए जन्म कुंडली जब हम बनाते हैं, उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ किस समय, किस तारीख को, किस महीने में, किस सन में और कहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है, ये सब पता करना पड़ता है। तो वो एक अलग विषय हो गया। हम डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं लेंगे। इसमें हम प्रश्न काल के अनुसार, क्योंकि है इष्ट काल वश रोगी का बाधा ज्ञान। इष्ट काल मतलब जो समय चल रहा हो, जिस समय उस प्रश्नकर्ता ने आपसे प्रश्न किया हो अथवा जिस समय आपके मन में प्रश्न आया कि मेरे मुझे इतनी परेशानी क्यों मिल रही है? मेरे घर में किस दिक्कत के कारण इतनी परेशानी मिल रही है? बस वही समय आप नोट कर लीजिए। वो तारीख नोट कर लीजिए, वो समय सुबह की शाम और किस जगह पर आपसे प्रश्न किया गया अथवा किस जगह आप हो, तब आपके मन में प्रश्न आया, वह सब नोट कर लीजिए। अब देखिए, क्योंकि एक हमारे पास कोई आधार तो होना चाहिए। हम एक पूरा ये पॉइंट डेट ऑफ बर्थ की जगह जिस समय हमसे प्रश्न किया गया, जिस तारीख, महीने, सन में, उसे हमने लिख लिया है। 1 फरवरी 2024 को मान लीजिए किसी ने हमसे प्रश्न किया। उस समय सुबह के 9 बजे थे और हम बनारस में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में थे, वहाँ पर हमसे प्रश्न किया गया। इन सबों को हमने लिख लिया। फिर इसके बाद यहाँ कुछ देखिए मैंने लिखे हैं तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, प्रहर, इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना ज़रूरी है। अब आपको देखना है कि 1 फरवरी 2024 को सुबह 9 बजे बनारस में कौन-सी तिथि थी? अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा, शंका आएगी कि बनारस में जो तिथि चलेगी पूरे देश में चलेगी ना? कुछ जो है भिन्नता हो जाती है। मान लीजिए 8:56 पे कोई तिथि समाप्त हो गई, किसी और जगह पर 23-24 मिनट का अंतर आता है, तो वहाँ पर कोई और तिथि दिखाई देगी। तो इसी प्रकार जो लोकल पंचांग हो आपके यहाँ का, जैसे बनारस का सबसे प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांग अथवा महावीर पंचांग, ये दोनों प्रसिद्ध होते हैं बनारस में। तो उसके अनुसार हम 1 फरवरी 2024 को देखें, तो सुबह 9 बजे षष्ठी तिथि थी। अब जैसे देखिए हम जो है ये जो गणना करेंगे, यह शुक्ल पक्ष से करेंगे। जैसे शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से पूर्णिमा तक को तिथि को 15 तक गिना जाता है, किंतु जो अमावस्या की तिथि होती है, वहाँ पर पंचांग में यदि आप देखो तो 15 की जगह, अमावस्या की जगह 30 लिखा रहता है। तो उसी प्रकार यदि मान लीजिए कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि हो, तो 15 पहले का जोड़ लीजिए, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21। लेकिन तो हमारा जो प्रश्न पूछा गया है, वो कृष्ण पक्ष में पूछा गया है। अब जब कृष्ण पक्ष में पूछा गया है, तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, तो हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जोड़े, तो हमारा प्रश्न किया गया है कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को। सामने मैंने ऋषिकेश पंचांग रखा है, उसके अनुसार हमारा जो प्रश्न 1 तारीख को 9 बजे षष्ठी तिथि थी, तो अब 15 पहले का जोड़ लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो अब हम यहाँ तिथि में 21 लिखेंगे, ये होगा 21। अब फिर इसके बाद आता है वार। वार यानी कौन सा दिन था? तो 1 फरवरी को हम दिन देखें तो गुरुवार का दिन था। गुरुवार का दिन था। अब उस गुरुवार में आपको रविवार से, सोमवार से नहीं जोड़ना है। रविवार से जोड़ना है कि गुरुवार किस अंक पर आता है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 5 नंबर पर आया, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे 5। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नक्षत्र, तो हम फिर नक्षत्र को जोड़ेंगे। अब नक्षत्र भी अश्विनी से, जब भी आप कोई चीज जोड़ोगे तो शुरू से, जैसे तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, वार रविवार से, नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र से, तो अश्विनी नक्षत्र से जोड़िए। तो पहले देखिए 1 तारीख को कौन सा नक्षत्र चल रहा था? 1 तारीख को सुबह 9 बजे बनारस में कौन सा नक्षत्र था? तो 1 तारीख को चित्रा नक्षत्र रात को 11:58 तक था और हमारा प्रश्न है प्रातः के 9 बजे, तो चित्रा नक्षत्र हुआ। तो अश्विनी से जुड़ने पर चित्रा जो है 14वीं नक्षत्र आती है। तो अब हम यहाँ पर चित्रा में लिखेंगे 14। फिर आता है लग्न का नंबर। कौन सा लग्न था? तो सुबह के देखिए 9 बजे प्रश्न था हमारा। तो लग्न जो है एक दिन में, इन 24 घंटे में 12 जो है लग्न बीत जाते हैं। तो 1 फरवरी को सुबह 9 बजे यदि लग्न देखा जाए तो 50 मिनट तक कुंभ लग्न था, उसके बाद मीन लग्न प्रारंभ हो गया। मीन लग्न, मेघ से गिने मीन, 12 नंबर मीन राशि का आता है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। फिर इसके बाद नंबर आया प्रहर का, कौन सा प्रहर चल रहा था। तो आपको बता दें कि एक 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं और एक दिन में सुबह के दिन के टाइम 4 प्रहर, रात के टाइम 4 प्रहर। आप प्रहर इस प्रकार जोड़ सकते हो कि सुबह सूर्योदय लगभग लगभग 6 बजे, एक मोटा तौर पकड़ते हैं 6 बजे, तो 6 बजे से पहला प्रहर चालू होता है, 6 से 9 बजे तक ये पहला प्रहर चलता है। फिर 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा प्रहर चलता है। फिर 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा प्रहर, और फिर शाम के 3 बजे से यानी मध्याह्न काल 3 बजे से शाम के 6 बजे तक ये चौथा प्रहर चलता है। और फिर 6 बजे से रात का समय चालू हो जाएगा, 6 बजे से 9 बजे तक रात का पहला प्रहर, जिसे हम चौथे नंबर पर गिनेंगे। फिर 4, 5, 6, 7, 8 ये इस प्रकार हो जाएगा। आप प्रहर निकाल सकते हो। तो अब देखिए हमारा जन्म हुआ है, हमारा जो है प्रश्न किया गया है, प्रातः 9 बजे, तो 6 बजे से 9 बजे तक पहला प्रहर चलता है। अब देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न यदि ठीक करेक्ट 9 बजे हुआ है तो उसमें देखिए कि कौन सा सेकंड चल रहा था। यदि सेकंड 30 के अंदर हो तब आप इसको पहले प्रहर में ले सकते हैं। ये इसी जगह सेकंड जो है 30 से ज्यादा हो जाए तब आप इसे दूसरे प्रहर में 9 गिन सकते हैं। 9 करेक्ट, वैसे करेक्ट 9 बजे कोई प्रश्न नहीं करेगा, आएगा बैठेगा 9, 1, 2 या 8 के अंदर ही रह जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा पहला ही प्रहर था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रहर में 1 नंबर। अब देखिए हमने यहाँ पर तिथि लिख लिया, वार लिख लिया, नक्षत्र, लग्न और प्रहर, इन सभी चीजों को लिख लिया। अब इन सभी चीजों को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ जोड़ेंगे 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12, 1 13 को 3 हासिल 1, फिर जोड़ेंगे 2, 1 3, 1 4 और एक हासिल जो बचा है वो 5, ये आ गया 53। अब 53 आने पर यहाँ पर हमने 8 से भाग देना है। हमने यहाँ पर भागे 8 किया है, तो 8 सते 56, 7 बार नहीं, 8 छक्का 48, तो हम यहाँ पर 6 बार लेकर जाएंगे, 8 छक्का 48। तो अब यहाँ पर माइनस होगा, 3 में से 8 जाएगा नहीं, यानी 53 में से आपको 48 घटाना है, तो 49, 50, 51, 52, 53, बचा 5, यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर 5, तो हमारा शेष बचा 5। अब हमें देखना है, ये हमने जो एक अलग चार्ट बनाया है, ये देखिए, इस पर थोड़ा जूम कर देंगे, आप इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार आपका जो शेष आया, यहाँ पर हमारा शेष 5 बचा, तो इस खाने में देखिए कौन सी जगह पर, ये शेष 3 या 7 बचता है तो देव बाधा निकल कर आती है, शेष 2 या 8 बचता है तो पितृ बाधा निकल कर आती है, शेष 6 या 4 बचता है भूत बाधा, और शेष 1 या 5 बचता है तो ग्रह बाधा निकल कर आती है। तो यहाँ पर हमारा शेष 5 बचा, तो यहाँ पर ग्रह बाधा निकल कर आई। तो उस समय जिस जातक ने अपने किसी भी प्रश्न के कारण कि किसी भी जॉब क्यों नहीं लग रही या इतनी परेशानी क्यों है, तो निकल कर आएगा ग्रह बाधा। पहले तो आप यह देख लीजिए ग्रह बाधा निकल कर आया, फिर उसके बाद आप उसकी कुंडली देखिए, आप उसकी कुंडली देखिए, कुंडली में ग्रह बाधा कैसे देखी जाती है, भाई कौन सी ग्रह बाधा है, इसके लिए भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है या एक फुल वीडियो भी बनाया है। आप उन दोनों को या तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा या अथवा इन डिस्प्ले पर लिख जाएगा, आप उन दोनों को देख लीजिएगा, उससे भी आप समझ जाएंगे कि ग्रह बाधा कैसे निकल कर आती है। ग्रह बाधा है तो उस ग्रह की शांति कर दीजिए, उपाय करवा दीजिए, तब यह शांत हो जाएगा। अथवा भूत बाधा निकल कर आता है, तो भूत बाधा के लिए सबसे अच्छा उपाय हमारे जो है शास्त्रों में बताया गया है वो है महाविद्या और विपरीत प्रत्यंगिका स्तोत्र का पाठ। ये 2 पाठ होते हैं स्तोत्र का। यदि अत्यधिक परेशानी है तो 3 महीने लगातार 108 पाठ करा दिया जाए, यानी हर महीने की अमावस्या तिथि में यदि कम है तो 51 पाठ भी करा दिया जाए, तब ये लाभ मिल जाता है महाविद्या और विपरीत प्रत्यंगिका का। फिर उसके बाद ऊपर बढ़े तो पितृ दोष है, पितृ बाधा, सभी लोग जानते हैं पितरों की पूजा, पिंडदान, त्रिपिंड श्राद्ध इत्यादि, तो पितृ बाधा के लिए ये कार्य होगा, पितरों की पूजा। फिर जो देव बाधा ऊपर निकल कर आती है उसके देखिए कई रीजन हो जाते हैं। कई रीजन का मतलब सबसे पहले घर में पूरे देवी देवता का नाराज होना, फिर दूसरा देव बाधा भी निकल कर आता है वास्तु देवता, वास्तु भी देवता होते हैं घर के, तो वास्तु दोष निकल कर आता है। फिर देव बाधा में निकल कर आता है कि जो आपके इष्ट देव हैं जिन्हें आप बहुत मानते हैं उनकी पूजा में आपने कमी की है, अथवा किसी प्रकार से किसी देवी देवता का आपने अपमान किया है, तब देव बाधा निकल कर आ रही है। तो ये सभी प्रकार से आप समझ सकते हो कि कौन सी बाधा घर में बन रही है और किसी कार्य परेशानी मिल रही है। दर्शकों, आज का ये जो सूत्र था बड़ा ही महत्वपूर्ण था जो मैंने आप लोगों को बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे लाभ अवश्य मिलेगा। दर्शकों, बस आज इतना ही। यह सूत्र आपको पता था कि नहीं पता था, यदि नहीं पता था तो आपको इससे लाभ मिला तो इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट करके ही जाइएगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।